और मैं शुरू करूं इसके पहले जरूर वो दर्शकों को 5 सवाल बताता हूं। जैसा मैं कहता हूं कि गोदी और मोदी मीडिया पे तो आपको ये डिबेट ना मिलेगी ना बताया जाएगा कि देश में आखिर हो क्या रहा है। और अब तो देश की आदत भी हो गई है, देश इस तरीके का हो गया कि उसको बहुत फर्क पड़ता नहीं। सुनिएगा ये क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी की सांसद। पांच ही क्वेश्चन था, उसमें एक है फर्स्ट जो है उसमें जो ये एसआईआर का प्रोसीड्यूर चल रहे वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे उनके लिए, या ये करेक्शन वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सलूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। सेकेंड, जो वोटर लिस्ट अभी तक जो लिस्ट के बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, अगर मान ले ये वोटर लिस्ट गलत है, तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है। तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है, एमपीज को भी गिराना है, एमपी एमएलएस को भी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट ही सही नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं है तो अभी भी वो नहीं सही नहीं है। अगर वो सही है तो ये वोटर लिस्ट भी सही होना चाहिए, सरकार भी सही है, क्योंकि उसी वोटर से जीत कर आ गए। इसमें थर्ड जो है, इसमें एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे, इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे, 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का 39, और हम लोग जब बातें कर रहे थे आप एक खौरग्राम से एक रिपोर्ट आया तो 40 लोगों का मौत हो गया, जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर भी दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। फोर्थ जो है, ये जो प्रोसीड्योर आप लोग कर रहे हो जिसमें आप बीएलए नियोग वो जो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं बांग्ला सहायता केंद्र जो हम लोग का है उनको इंक्लूड करो, तो आपका भी काम अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी करना है तो इनको भी इंक्लूड करो, ये हम लोग अप्रोच किया है। ये है, और मैं डेरेक ओ ब्रायन का भी सुनाता हूं, फिर मैं करता हूं सवाल। पहले राजू विलियम जी का स्वागत करता हूं। सुनिएगा डेरेक ओ ब्रायन। We heard about, and then we said we did not get an answer to any of our 5 questions. That is the outline of this, what happened. I now would like to introduce you already know them. Deputy Leader in Lok Sabha, Shatabdi Roy. ये सुन लिया। मैं शुरुआत करूंगा, रविंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये डेलीगेशन 2 घंटे की मुलाकात और इतने हार्ड वर्ड्स हमें नहीं ध्यान आता। बहुत लंबा वक्त हो गया हम लोगों को भी, जर्नलिज्म में आप भी हैं और बाकी हमारे सहयोगी साथी भी हैं। ऐसे शब्द कि आपके हाथ खून से रंगे उनके मुंह पर बोला जाए और उसके बाद जो सवाल किए जाए कोई जवाब नहीं, और हम तलाश रहे थे। आप तो निरंतर निगाह नजर रखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से, हम सब पे तलाश रहे थे। कोई सूचना पहुंची, आपके ग्रुप्स हैं, कुछ है, कोई जवाब आ पाया है? और जो ओवरऑल मुलाकात के दरमियान जो बातें हुई हैं, हम अगर इतिहास उठाएं, 75 साल हो रहे हैं हम सुकुमार सेन साहब से लेकर अब तक, और हमने वो टीएन स्टेशन साहब का दौर देखा, और बहुत अच्छे अच्छे बीच में और इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं। क्या कहेंगे आप रविंद्र सिंह चौहान साहब? जी नमस्कार संजीव जी, और सभी साथियों को, दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए संजीव जी, ये जो जिन शब्दों का प्रयोग आज तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने किया, ये वाकई इस तरह के शब्द हमने कभी देखे नहीं है। और इतनी तकलीफ में, परेशानी में कोई राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गया हो और बाहर आके शताब्दी रॉय ने जो बातें कही हैं, डेरेक ओब्रायन ने भी जो बातें कही हैं, अगर हमारे पास वक्त रहेगा तो पूरी बाइट अगर आप सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि वी वर शॉक्ड, हम लोग शॉक्ड थे ये जान के कि इलेक्शन कमीशन को ये बात पता ही नहीं है कि 40 लोग मर गए।
और ये जानकर हम लोग ज्यादा शॉक्ड हो गए कि उनको पता ही नहीं है, लोग अपनी जान दे रहे हैं उस प्रोसेस का हिस्सा बन के, जिसकी शुरुआत की है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग की है इलेक्शन कमीशन ने, और वो जिसके एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं, और उसके लोग 40 लोगों की डेथ तो केवल बंगाल में हो गई, केरला और बाकी स्टेट्स का जिक्र है, और वो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अब इस तरीके से घोड़े बेचकर सो रहे हैं ज्ञानेश कुमार, और निश्चिंत होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि वो सीईओ किस तरह के सीईसी हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री है या कोई प्रधानमंत्री है, हम लोग देखते हैं और आज भी देखते हैं, अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घटती है तो तुरंत चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर का भी हम लोग देखते हैं, ट्वीट आता है, आज भी आता है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जिस व्यक्ति के मातहत बीएलओज काम कर रहे हैं वो इतने अनजान हैं, और उनके सामने बैठकर 10 सांसद, और देखिए 10 सांसदों को अपॉइंटमेंट कोई आसानी से थोड़ी मिल गई, कितने लंबा संघर्ष उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए करना पड़ा, और तब जाकर उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी। डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा कि 40 मिनट तक हम 10 सांसदों ने अपनी बात रखी, और उसके बाद बचा हुआ जो टाइम था 2 घंटे में, उसमें ज्ञानेश कुमार बोलते रहे और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब ये एक नई तकनीक है, ये जो टैलेंट है ज्ञानेश कुमार का कि कुछ भी बोल लो, व्हाट अबाउटरी करते रहो, लेकिन उन सवालों के जवाब ही मत दो जो सवाल है। अब ये लोग गए थे सवाल लेके बंगाल की बात रखने के लिए कि बंगाल की जो स्थिति है, और इसमें तो कोई ना तो किसी राजनीतिक दल को कोई संदेह रह गया है, और ना किसी एक्सपर्ट को इस बात का संदेह रह गया है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया क्यों है, एसआईआर की प्रक्रिया किस व्यक्ति को, किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन तो है नहीं, सबको मालूम है इस बात का। तो ऐसे में जब वो सवाल लेकर गए हैं, और देखिए बंगाल के पीछे बिहार और बंगाल में एक बड़ा अंतर है सर। बंगाल की राजनीति में बंगाल, हिंदू, मुस्लिम जाति, इन सबसे पहले आती है बंगाली प्राइड, सबसे ऊपर, बाकी सब बाद में है। वहां कोई धर्म जाति सब नंबर 2 पे आएगी, नंबर 1 पे आती है बंगाली प्राइड। और ये बंगाली प्राइड पर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर से आके अपने हिसाब से वहां पर सेटल करेगा, बंगाली भाषी लोगों को बाहर निकाल दे। अब बंगाली भाषा देख लीजिए, हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, विश्व में 7वें नंबर की भाषा है, विश्व में 7वें नंबर की इतनी बड़ी भाषा है जो कितने मुल्कों में बोली जाती है, और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है। उस भाषा के लोगों को केवल ये कह के बाहर निकाल देना कि वो पड़ोस के किसी देश के साथ उनकी भाषा का मेल खाता है, तो उसी देश के घुसपैठिए जैसा शब्द है, घुसपैठिए पर बहुत आपत्ति है, सख्त आपत्ति है। घुसपैठिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और हमने देखा कि अब तो कोर्ट में मामला चल ही रहा है, आपने भी देखा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट लगातार पूछ रहा है कि जिन लोगों को आपने बांग्लादेशी बोल के बाहर भेज दिया था वो तो हिंदुस्तान के नागरिक निकले, तो उस पर अलग कार्रवाई। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस पर देखें संजीव जी, तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेहद निंदाजनक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और ये अच्छा एक निर्णय लिया है तृणमूल कांग्रेस ने, कम से कम जाकर मिले, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलना चाहिए और बाहर आकर इस तरीके से एक्सपोज करना चाहिए। और एक्सपोज करने के लिए पहले हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पत्रकार खड़े होते थे, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अब पत्रकारों के लिए जगह नहीं बची है, अब हम लोगों को दूर कोने में खड़ा किया जाता है ताकि हम लोग तमाम जो बातें हो, रिएक्शन हो, उनको ना कैप्चर कर पाए अपने कैमरे में। ये इलेक्शन कमीशन की नई तकनीक है कि कैसे दूर रखा जाए। तो पूरा जो हम लोग देखने में आ रहा है वो बहुत चिंता का बात है, बहुत चिंता की बात है। एसआईआर की प्रक्रिया में कितने लोगों के वोट कट रहे हैं, ये बात बहुत चिंता की है। इतने लंबे समय से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये उस पर सवालिया निशान है। हमने कल संविधान दिवस मनाया है, उस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, और विश्व में उस वक्त पे लोग ताज्जुब करते थे संजीव भाई, जब हम लोगों ने हमारे संविधान के तहत हर मर्द और औरत को यह सम्मान दिया, हर व्यक्ति को जाति धर्म को छोड़कर सम्मान दिया कि भाई हर इंसान के पास ये अख्तियार हो कि वो वोट डाल पाए। उस वक्त पे बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को आज बहुत अग्रणी मानते हैं, उन लोगों ने भी अपनी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। आज वो अधिकार छीनने जा रहा है, वो भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तमाम सवालों से घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग उसका जवाब दे नहीं रहा है। तो ये अपने आप में बहुत घोर चिंता की, घोर निंदा की बात। जी संजीव, मैं अगले चरण में आपसे पूछता हूं, आप मैं पूछना चाहूंगा नेक्स्ट फेज में कि आपका कुछ आउटकम आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई प्रेस नोट हो, कुछ हो, या उन्होंने कुछ कहा हो, या नहीं आया। हमारे पास अभी तक हमारे पास नहीं।
कोई जवाब नहीं, तो चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना। चुनाव आयोग नॉर्मली क्या करता था संजीव भाई, हमारा जो ग्रुप है पत्रकारों का, उस ग्रुप में वो लोग भेजते थे कि आज ईसीआई से ये डेलीगेशन मिलने आया है, ये आया, इस डेलीगेशन के साथ बात हुई। उस ग्रुप में अब क्या आता है कि ज्ञानेश कुमार ने ये किया, ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय जो इलेक्शन कमेटी है कोई एक, उसके अध्यक्ष बन गए, चेयरमैन स्टॉकहोम में जाके, ये सब चीजें आती हैं। जनता ने सवाल पूछे। अब बिहार का चुनाव गया, बिहार के चुनाव से संबंधित ढेर सारे सवाल थे, हमने उस ग्रुप में डालते थे, भैया लल्लन सिंह का क्या किया, ये आदमी कुछ भी बोले जा रहा है, सन्नाटा। मतलब चुनाव आयोग ये मान के चल रहा है कि उसकी जवाबदेही है ही नहीं, वो यूनिलैटरली अपनी तरफ से जो फैसला कर दिया वो ठीक है, कोई सवाल जवाब करेगा तो उस पर कोई जवाब नहीं। और अब पिछली बार में हमने देखा था विंटर सेशन में, कि विंटर सेशन में भी, माफ कीजिएगा, मॉनसून सेशन में और विंटर सेशन में भी ये सवाल उठेगा कि क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई महाभियोग आ सकता है। लेकिन कम से कम उस पर चर्चा हो, इस मामले को लेकर तो सत्र तो दिख रहा है, मुझे लगता है रविंद्र जी, मैं अगले चरण में बात करता हूँ। सत्र दिख रहा है कि वो क्या होने वाला है, वो तो दिख रहा है, लेकिन जवाब नहीं आया। ये मुद्दे की बात आपने बताई। देखिए, आप आ रहा है, सत्र आ रहा है, 1 तारीख से सत्र है संसद का, और संसद के सत्र में संजीव जी उन्होंने पहले ही भूमिका बांध दी है कि जो है विपक्ष के लोग आके हमारे सामने रोते हैं कि सत्र नहीं चलता है, तो पहले मैं वही आपको सीखना पड़ेगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लंबे वक्त से है, ये जो चुनाव आयोग की बेईमानियां या चुनाव आयोग की जो ब्लेम्स है, चुनाव आयोग का जो वोट की चोरी और उनके अंपायर की जगह वो खिलाड़ी की तरह खेलना, क्या सत्र में कुछ है इस तरीके की समझ? देखिए, जो बिखराव है कि इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके के जो दल हैं, घटक हैं, वो सब अलग अलग स्थिति है। और जो काम किया है हम लोग शुरू में किया कि जो जिस एग्रेसिवनेस से आया है टीएमसी, ये सब जुटकर के आपको दिख रहा है जो आने वाला, क्योंकि राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, कांग्रेस का अनाउंसमेंट है कि हम अभी प्रदर्शन भी करने वाले हैं, गांधी मैदान भी है, तमाम है। क्या है आपके पास इनपुट्स, क्या आ रहे हैं, कुछ है कुछ ठोस? संजीव जी, एक तो जब सदन की बात है ना, तो सदन में विपक्ष और खास तौर पर इंडिया गठबंधन जो है, वो आज से नहीं, जिस दिन से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तब से लेकर आज तक लगातार एकजुट है। लगभग हर मुद्दे पर उनकी एक राय है, और विशेष तौर पर बड़े मुद्दों पर उनकी राय में कोई अलगाव नहीं देखा हमने, सब एक राय है। हाँ, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक छत के नीचे आई हैं, तो जाहिर है उनका पहला जो इंटरेस्ट है वो अपने एरिया को सेव करना है। अगर तृणमूल कांग्रेस है तो बंगाल के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगी, उसी तरीके से दूसरी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने इलाके में सेंसिटिविटी उनकी है। लेकिन बड़े मुद्दों पर वो लोग एक हैं, और इतना मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज इसके पहले हमने संसद के भीतर नहीं देखी, ये पहली दफा है। हाँ, लेकिन मसला क्या है संजीव भाई, मसला है गोदी मीडिया के एजेंडा का। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर आज तक हम लोग रोज ये बात सुन रहे हैं, सवेरे शाम अखबार में, टीवी में, कि टूट गया, ये तो टूट गया, ये अलग है। और उससे क्या है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। हमारे भी जहन में ये बात आती है कहीं ना कहीं कि वाकई क्या टूट रहा है, क्या ये अलग अलग बोल रहे हैं, क्या ये आवाजें हम लोगों को यहां भी सुनाई देंगी। और जब हम लोग एनडीए के भीतर झांक के देखेंगे तो उसमें भी टीडीपी जब बात करेगी तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी आंध्र प्रदेश, एआईएडीएमके जब बात करेगी तो उसके लिए प्रायोरिटी होगी तमिलनाडु। वैसे ही यहां पर सिचुएशन है, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये मजबूत विपक्ष जो है ये ही नासूर बना हुआ है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए, और इसीलिए इस तरह के एजेंडे बार बार प्रोपोगेट किए जाते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से। ये टूट गए, बिखर गए। अगर ये टूट गए, बिखर गए तो डर किस बात का है? फिर तो आराम से आप जो चाहो हाउस में करा सकते हो। लेकिन आज भी इस जो स्थिति है उसमें संविधान संशोधन कराने की हैसियत नहीं है, वो नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी नहीं है। और मेजोरिटी नहीं है इसका मतलब विपक्ष एकजुट है, तभी तो नहीं करा पा रहे। नहीं तो हमने इससे पहले भी देखा है, 3 तलाक पर सब लोग विपक्ष में विरोध में थे, बावजूद उसके पास करवाया, राज्यसभा में भी करवाया, और ढेर सारे कानून कराए। 370 आर्टिकल को हमने देखा संशोधित होते हुए, सब करवाया गया। लेकिन विपक्ष एकजुट है। ज्ञानेश कुमार के मामले पर विपक्ष और ज्यादा एकजुट है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी से असर, उसके ऊपर असर पड़ रहा है, विपक्षी दलों पर भारी असर पड़ रहा है। और ये जो 240 सीटें आई हैं संजीव भाई, ये इसी का रास्ता ढूंढा गया है एसआईआर से कि कैसे 240 पर जो लोग बीजेपी आ गई है ये अगली बार 400 पे चली जाए या 350 क्रॉस कर दे, उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई है। लोकसभा चुनाव चाहे 2029 में हो और चाहे 2027 में हो,
लोकसभा चुनाव तो कभी भी हो सकता है, एसआईआर की प्रक्रिया निरंतर चलेगी, ये खत्म होगी, उसके बाद बचे हुए प्रदेशों की अनाउंस कर दी जाएगी, ये बात भी तय है। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी खत्म होगी, तब हम लोगों को पता लगेगा कि कितने लोगों के वोट बचे हैं, कितने लोगों के वोट बन गए। और उस जब वोट पड़ेंगे, तब आदमी को मालूम पड़ता है कि भैया इनका तो वोट है ही नहीं। 65 लाख लोग वोट काटे। बिहार में कटे। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं भाई 65 लाख काटेंगे, तो वो कहां है। हम लोगों को नहीं दिखता। जब योगेंद्र यादव लोगों को खड़ा कर देते हैं कोर्ट में कि ये जिंदा इनका वोट काट दिया गया है, वो नहीं दिखाई देता मीडिया को। हम लोगों को नहीं दिखता जब राहुल गांधी चाय पीते हैं उन लोगों के साथ, वो हमको नहीं दिखाई देता। लेकिन हम लोग भी गोदी मीडिया के नैरेटिव में फंस जाते हैं कि भैया कहां है। अरे 65 लाख लोग इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल लोग हैं। अपने वोट के अधिकार के लिए लोग कौन सड़क पे आएगा? और उनको मालूम पड़ता है उस दिन जब उनका वोटिंग का दिन होता है। उसके अलावा संजीव भाई, मैं आपसे पूछूं, आपका आधार कार्ड काम कर रहा है क्या? कैसे बताओगे आप कर रहा है कि नहीं? आधार कार्ड तो आपके पास है ना, जब आप उस पर उंगली लगाओगे पंच करके, तब ना पता लगेगा वो है कि नहीं है। तो वही वोटिंग का सिस्टम है। आदमी कोई 24 घंटे थोड़ी देखता है कि मेरा वोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो लिस्ट में जाएगा, वहां पर नाम है तो ठीक है, नहीं है तो एक बूथ पर 1200 लोग हैं, 1200 का तो वोट कटेगा नहीं। कटेगा तो 10-20 का कटेगा। और क्या 10-20 लोग क्या सवेरे से लेकर शाम तक वहां लाइन में खड़े रहेंगे? एक आया, उसका नहीं है वोट, अपने घर चला गया, दूसरे का कट गया, तीसरे का कट गया। इस तरह के नाम, इस तरह के लोग हमारे सामने वोटिंग के दिन भी तो आए थे। लेकिन उनको, हाँ, यहां विपक्ष का काम है, विपक्ष उनको एकजुट नहीं कर पाया। विपक्ष उन लोगों को एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाया, उनकी लिस्ट नहीं सौंप पाया आज भी मीडिया को कि इस बूथ पर इसका नाम कटा, इस बूथ पर इसका नाम कटा। यहां विपक्ष की गलती है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, इन दोनों की यहां सबसे बड़ी कमी है कि ये लोग वोट कटने के बाद तो बता दो, अब तो चुनाव हो गया, अब तो बता दो। वो लिस्ट आपके पास आज भी नहीं है। वो लिस्ट नहीं है, वही 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 वो मैं एक लिस्ट चीज कहां है? रवि जी ये भी पूछना अरे चाहूंगा कि जो सब आखिरी बात, जी जी देखिए, योगेंद्र यादव नेता है कि छोटी सी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने 10-5 लोगों को तो सामने खड़ा किया। राहुल गांधी ने चाय पी, उसके बाद आप बता दो ना कितने बिहार में बीजेपी के और आरजेडी के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने कि इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया हो। और आज बंगाल में हो रहा है, बंगाल में दिखा देंगे हम लोग कितने लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस कितनी एक्टिवली काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस वो काम नहीं होने देगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने अपने पहले से ही वोटर दीदी का कॉन्सेप्ट वहां पे शुरू कर रखा है। तो ओपोजिशन को मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं जनता की, लेकिन विपक्ष का काम हम लोग नहीं कर सकते। हमारा धनोपिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हो और कांग्रेस के नेता भी आप ही बनोगे, तो आपको अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी लोकतंत्र की है। और आप अगर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हो, तो ये बहुत बड़ा गलत काम आप लोग कर रहे हो। अगर आप नहीं निभा पा रहे हो तो बात अलग। रवि जी जो आ रहा है, सत्र आ रहा है, इसमें हम ये भी इतिहास शायद बनने वाला है, ऐसी संभावना इस पर देखते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी बात, और दूसरा जो इनके तो तैयारियां पूरी है, बिल्स हैं, वो हैं, और हो हल्ले में बड़ी तैयारी है, सारा कुछ करके रखते हैं। तो अंतिम नोट आपका, और ये जो मैंने कहा कि जीडीपी 8.2%, देश देख रहा है कहाँ हम खड़े हैं, क्या स्थिति है, और उलझाई रही है। राम की कांस्य प्रतिमा 77 फीट की लग गई वहां गोवा में। सब पर एक अंतिम नोट। देखिए सर, संसद का जो सत्र है उसमें इन मुद्दों पर ये मुद्दे उठेंगे। सरकार जिन बिलों को पास कराना चाहेगी उन बिलों को पास करा लेगी। उस तरह कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल मैंने देखे जो 17 बिल आए हैं, उनमें अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है सरकार तो सप्लीमेंट्री लिस्ट भी ले आती है, वो तो बाद में पता लगे। धीरे से लाती है, धीरे से जोर का झटका। वो तो माहिर है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ लेके आ जाए। लेकिन संजीव भाई, मैं कह रहा था कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, अब कौन जीते कौन हारे से आगे बात निकल गई है। अब अधिकार जो है ना, अब हमारे हुकूक की बात आ गई कि जो इंसान का जमहूरी इस निजाम में एक जो हुकूक होता है, अब तो उसी पर खतरा है। अब अगर कोई वोट किसको डाल रहा है और उस वोट का अगर उसका वोट ही नहीं पड़ पा रहा है ठीक से, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश समझिए नागरिक के खिलाफ हो रही है। और ज्ञानेश कुमार जैसा अगर इस हिसाब से तो एक व्यक्ति को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो जो चाहे वो फैसला कर देगा, तो ये किसी भी जमहूरियत में ठीक नहीं है। और इसका काउंटर करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक के बाद एक प्रमाण दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, लेकिन दिक्कत क्या है, उसके बाद उसको नीचे जमीन तक वो लोग परकुलेट कर नहीं पाए, वहां दिक्कत आती है। हरियाणा में उन्होंने 25 लाख वोट्स काटे, ब्राजील की महिला थी, लेकिन आज वो चर्चा कहीं हो भी नहीं रही है।
जमीन पर कोई उसका असर दिखता नहीं है कि लोग इकट्ठे हुए हों। अब वो जहां फर्जी वोट पड़े, बिहार में वोट पड़े, यहां करेंगे। अब उनकी लिस्ट बना के कम से कम लोगों को सर्कुलेट तो करो। ये सवाल, पहला सवाल है कि भाई अगर वोट कटे तो वो लोग कहां हैं? अब वो लोग कहां हैं, वो लोग कौन ढूंढेगा? वो तो भाई जिसके पास कार्यकर्ता हैं, जिसके पास दफ्तर हैं, जिसके पास ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, वही ढूंढ सकता है। हम लोग तो नहीं ढूंढ पाएंगे उनको, उनको तो वही ढूंढेगा। तो वो लोग काम नहीं कर रहे, दिक्कत ये है। कांग्रेस पार्टी की और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की समस्या ये है, उनको काम करने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग हैं, ये लोग जिंदा हैं, इनका नाम काट दिया। जब तक वो लिस्ट नहीं आएगी, वो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में सर्कुलेट नहीं की जाएगी, तब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा और जनता उस तरीके से ऑपोजिशन के साथ खड़ी भी नहीं दिखेगी।